का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड। पहले लोग जो थे वो साइकोलॉजी को माइंड की फ़िलासफ़ी के नाम पे जानते थे, और इसमें जो है अरिस्टोटल और प्लाटो का नाम आता है। इन लोगों ने मेमोरी परसेप्शन और लर्निंग पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके इंटरेस्टेड थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा तजर्बात किए, बहुत काम किया इन्होंने। लेकिन ये जो थे ये प्रोफेसर नहीं थे साइकोलॉजी के, ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इनका मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में था। इन लोगों का ये कहना था कि जिस तरह हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरह हम साइकोलॉजी पे नहीं कर सकते। तो 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में लोगों में एक बहुत ज़्यादा न्यू ट्रेंड आना शुरू हो गया। लोगों का कहना ये था कि जिस तरह हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसी तरह हम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आता है वो कांट का है। कांट एक अजीम फ़िलासफ़र था। इसका कहना ये था कि साइकोलॉजी को यानी कि हम उस तरह से मीट नहीं कर सकते जिस तरह केमिस्ट्री और फिज़िक्स को कर सकते हैं। साइकोलॉजी प्रोसेस आर इंटरनल एंड सब्जेक्टिव है। हम इसको अच्छे तरीके से मीट नहीं कर सकते, और इसको इस पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद जो वो है इब्नुल हैसम, ये वो शख्स है जिसने साइकोलॉजी को साइंसी तरीके से देखा। इसने जो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ किया वो उसको हम आज भी अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं। इसने मॉडर्न साइंटिफिक मेथड एंड कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। इसने ये एक प्रोसीजर साइंटिफिक मेथड का इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें नंबर वन पे आ जाता है ऑब्जर्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इंटरप्रेशन ऑफ डाटा एंड फार्मूलेशन ऑफ काउंसलिंग, पब्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग। और इसके अलावा इसने थ्योरी ऑफ विजन और थ्योरी ऑफ लाइट पे भी बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके बाद अगर हम फॉर्मल स्टडी की बात करें तो इसमें जो नाम आते हैं वो हरमन हेल्महोल्ट्ज़, और उसके बाद अर्नेस्ट वेबर, गैस्टिव, थियोडर फैचनर, और उसके बाद विलियम वार्ड। ये 4 नाम हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया था। और ये जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में इन्होंने स्टडी किया, इन चारों लोगों ने, और वहीं पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसमें जो सबसे पहले यहाँ बुक पे जिक्र किया गया है वो हरमन हेल्महोल्ट्ज़ का है। इसका जो कंट्रीब्यूशन था, कंडक्ट स्टडी ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट वुड लेटर to be of interest to psychologist। ये जो था, ये इंसान जो था ये आर्मी सर्जन था, और इसने बहुत ज़्यादा लोगों पे काम किया, बहुत ज़्यादा लोगों पे तजर्बात किए, बल्कि जानवरों पे तजर्बात किए थे इसने, लोगों पे नहीं, जानवरों पे तजर्बात करके इसने स्पीड ऑफ नर्व्स बताई कि कैसे हमारे नर्व्स की स्पीड है। लर्निंग, इसने हेडिंग, विजन ऑफ कलर, इसने इन चीज़ों पे काम किया था। इसने कहा कि इसने डिफाइन प्रॉब्लम ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी perception that experimental psychologists would study including, यानी कि सादा अल्फाज में ये कह लें कि ये वो शख्स था जिसने कलर पे काम किया कि हम कलर्स को कैसे परसीव करते हैं। 2 कलर मिल जाए तो हमारी परसेप्शन कैसी बन जाती है, 1 कलर हो तो हम उसको कैसे परसीव करते हैं, इसके अलावा 3 कलर्स हों तो हम इसको किस तरह परसीव करते हैं। और उसके बाद इसका जो काम था, जैसा मैंने आपको बताया कि इसने नर्व्स की स्पीड बताई थी कि जिस तरह एक इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसमें से बिजली जितनी तेज़ी से गुजरती है, इस तरह हमारी नर्व्स जो है तेज़ी से स्पीड जो है उसकी इस तरह से है। उसके बाद जो नाम आ जाता है वो अर्नेस्ट वेबर का है।
ये वो शख्स था जिसने स्किन एंड मस्कुलर सेंसेशन पे काम किया और इसने 2 थ्रेशहोल्ड जो हैं अर्नेस्ट, इसके बाद नाम जो आता है वो अर्नेस्ट वेबर का है। वेबर ने भी साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया था। वेबर का ये कहना था माइंड और बॉडी के का रिलेशनशिप पे इसने बहुत ज़्यादा काम किया था और इसने स्किन एंड मस्कुलर सेंसेशन पे काम किया और इसने 2 जो हैं वो थ्रेशहोल्ड इंट्रोड्यूस करवाए थे। 2 पॉइंट थ्रेशहोल्ड यानी कि स्टिमुलस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इस पे इसने काम किया था। उसके बाद जो आ जाता है वो गैस्टिव है। इन्होंने भी यानी कि साइकोलॉजी को फिलासफी से निकाल के साइंटिफिक बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने जो कांट ने जो इतराज़ात किए थे उसको इन्होंने ख़त्म किया, कांट के नज़रिए को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया। इसके बाद जो नाम आ जाता है वो है विलियम वांट वो शख्स था जिसने साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबॉरेटरी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई थी 1879 में लिप्सिंग के मुकाम पर और इसमें बहुत ज़्यादा फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो थे वो करना शुरू कर दिए। यानी कि वो लिप्सिंग ये जो है विलियम वांट की बनाई हुई लेबॉरेटरी में लोग काम करते थे, जिसमें जो पहला नाम है वो टिचनर है। टिचनर ने साइकोलॉजी को यानी कि साइकोलॉजी पे काम करने के लिए, इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये वेबर की जो विलियम वांट की जो वो थी तजर्बा का, उसमें इसने काम करता था और ये जो था ये उसका वांट का फॉलोअर था, ये वांट के साथ मिलके काम करने वाला शख्स था। और उसके बाद द मेथड ऑफ साइकोलॉजी आगे, उसके बाद मेथड ऑफ साइकोलॉजी पे बात करते हैं। ये लोग जो थे इनमें लोगों का ये कहना था कि इंसान जो है ना वो जो खुद परसीव करता है, जो इंसान मतलब एक इंसान वो है जिसने एक तजर्बा किया, वो इंसान अपना तजर्बा बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, अदर देन कि कोई दूसरा शख्स उसके बारे में कोई अच्छे तरीके से नहीं बता सकता। और इसमें स्टिमुलस एरर की बात की जाती है। इसमें यह है कि इंसान को जब स्टिमुलस मिलता है वो उस पे बहुत जल्दी अमल कर लेता है। मतलब जैसे कि हमारे हाथ जो है किसी गर्म जगह पे लग जाए तो हमारा फ़ौरन दिमाग जो है वो उसको इंटरप्रेट करके हमें बता देता है कि भाई ये तो गर्म चीज़ है, आपका हाथ जल जाएगा, अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे कर सकें। ये सारी चीज़ें इसी में बताई गई थी। उसके बाद हर्मर एबेंगस की बात आती है। इसने जो है वो नॉनसेंस सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाए। इसने अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें इसने नॉनसेंस सिलेबस और उसके फॉरगेटिंग कर्व्स, लर्निंग कर्व्स और ओवर लर्निंग पे इसने बात की थी। इसने यानी कि खुद एक ऐसे नॉनसेंस सिलेबस यानी कि वो वर्ड जिसका किसी भी अल्फाज में, किसी भी यानी कि ज़बान में कोई भी उसका कोई तर्जमा ना होता हो, जैसे CAG, इसका कोई भी यानी कि मानी नहीं है। इस तरह के इसने 20 जो थे वो आइटम इसने प्रोड्यूस करवाई थी। फिर उसको याद किया, फिर उसने देखा वो यानी कि थोड़ी देर रेस्ट किया तो फिर उसने देखा कि वो उसको कितनी देर में उसको भूल जाती हैं। इस तरह इसने याद करनी और भूलने, फिर उसके बाद ओवर लर्निंग, जो लोग ज़्यादा देर तक पढ़ते रहते हैं, इन सब पे तजर्बात किए कि हम किस चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं और कैसे याद करते हैं, हमारा याद करने की ड्यूरेशन क्या है, इन सब पे इसने काम किया और इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टडी 2 तरह की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से और दूसरी नेचुरल तरीके से। तो आप समझ लें कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसमें हम स्टूडेंट को वीयू के आप स्टूडेंट ले लेना, तो एक वो स्टूडेंट है जिसमें हम स्टूडेंट्स को उनकी असाइनमेंट सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनके क्विज सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, बाकायदा उनको एक अलहदा से एकेडमी दे रही हैं। वो लोग जो होंगे वो हमारे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी कि वो हमारे एक्सपेरिमेंटल में आ जाएंगे।
यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये है ना कि जिसमें हम प्रॉपर एक कंट्रोल कर सकते हैं किसी चीज़ पे, हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक कहेंगे भाई आपने इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी दो तरह की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और दूसरी नेचर स्टडी होती है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और नेचर स्टडी को करने के लिए आप यानी कि इस तरह से वो कर लें कि आपके पास दो तरह के ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट व्यू के स्टूडेंट के दो ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें आप स्टूडेंट को क्विज सॉल्व करने में, उनके असाइनमेंट सॉल्व करने में, यानी कि उनका कोई भी उनके पास कोई उनकी फ़ीस पे करने में कोई भी उनके पास कोई प्रॉब्लम हो उसका आप सोल्यूशन निकालते हैं, उसको सोल्यूशन निकालने में हेल्प करते हैं, बाकायदा एक प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। और एक वो ग्रुप है जिसको हम सेम टू सेम जिस तरह का है भाई इसको वीओ के इलेक्शन मिल रहे हैं वो अटेंड करे ना करे, उसको कभी किसी ने ये नहीं कहना कि तुम आप वीओ के लेक्चर जो है वो अटेंड करो या स्टडी करो, इस तरह का कुछ भी उसको नहीं कहते। वो जिस तरह से चलता आ रहा है उसको चलने दे रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं इसमें हमारा कोई भी, हम किसी चीज़ का कोई भी कंट्रोल नहीं करते, ये हमारी नेचुरल स्टडी कहलाएगी। और वो स्टडी जिस पे हमारा कंट्रोल होगा और स्टूडेंट की हम असाइनमेंट सोल्व करेंगे, ये वो सारा प्रोसेस है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल में आएगा। यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जिसमें हमारा चीज़ों पे कंट्रोल होगा। तो यानी कि हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आ जाएंगी। तो उसके बाद नेचुरल में यानी कि जो जिस तरह का है वैसा चलने दें। उसके बाद यानी कि इस पे कोई भी हम वो नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं करेंगे, वो हमारी नेचुरल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ज़ुमरे में आ जाती है। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, हम जो साइंटिफिक के मेथड यूज़ करते हैं वो कैसे होने चाहिए और कौन कौन से होने चाहिए, इन पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है फैक्चुअलिटी है। इसमें ये है कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी द फैक्ट्स ऑफ बिहेवियर। ए साइकोलॉजिस्ट इज डिटैच्ड एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज ऑब्जर्वेशन एंड experiments. Psychology is not related with value but fact। ये वैल्यू पे नहीं बल्कि फैक्ट को ये चीज़ें जो हैं ये देखती हैं। यूनिवर्सलिटी इसमें यह है कि हम जो भी लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूज़ करेंगे उसको हम दुनिया के किसी भी टाइम किसी भी कोने में यूज़ करें तो सेम वो लॉ वही होने चाहिए, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड में आएगा। अदरवाइज वो हमारा साइंटिफिक स्टडी में आएगा। अदरवाइज वो हमारा अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो जो लॉ है उसको चेंज करना पड़े तो वो हमारे साइंटिफिक साइकोलॉजी में नहीं आएगा, साइंटिफिक मेथड नहीं होगा वो। तो उसके बाद डिस्कवर द कॉज इफेक्ट्स और रिलेशनशिप की बात आ जाती है। इसमें हमारे जो है काज और इफ़ेक्ट्स पे बात हो जाती है कि किस वजह से कौन सा इफ़ेक्ट आया हमारी रिलेशनशिप पे, इस चीज़ पे इसमें बात की जाएगी। इसमें वाई, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, वाई यानी कि ये चीज़ है तो क्यों है और ये कैसे है इस चीज़ पे, और ये क्या है इस चीज़ पे इसमें बात की जाती है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डिस्कवर दी हाउ ऑफ बिहेवियर के बिहेवियर कैसा है टुगेदर विद इट्स व्हाट। उसके बाद प्रिडिक्शन बिहेवियर की बात आ जाती है। इसमें यह है कि जैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक इंसान की प्रॉपर स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उसको ये बता देते हैं कि आपका बिहेवियर भाई कैसे होगा, आपका बहुत गंदा बिहेवियर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, यानी कि पूरी प्रॉपर स्टडी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रिडिक्ट बिहेवियर कर लेते हैं। इसी तरह ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने के बाद इसमें पूरा एक प्रोसेस करने के बाद हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाते हैं। प्रिडिक्ट मतलब पेशगोई करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से एग्ज्यूम कर लेना। यानी कि अगर बादल हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना कि प्रिडिक्शन क्या होता है, जिस तरह के एक बादल बने हुए हैं तो हम बादल को देख के ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं भाई हो सकता है अभी बारिश आ जाए, लेकिन वो जो है वो 100% बारिश आने का मुकाम नहीं भी होता, बासकत नहीं भी आती, लेकिन जो हम फिर भी किसी ना किसी तरीके से
बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडी एक्सटर्नल बिहेवियर एज वेल एज द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें ये कहना है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें इंटरनल प्रोसेस मतलब हमारी मेमोरी, हमारी कॉग्निशन, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं इंटरनल प्रोसेस में।